हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ड्रामा स्टोरी जहां एक यंग लड़की की जिंदगी में तूफान आता है जब उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती एक ओल्ड मैन से शादी करवाने पर तुल जाते हैं। फिर वो कैसे लोगों के तानों का सामना करती है, कैसे मुश्किलों से लड़ती है, या फिर क्या उसकी शादी टूट जाती है। आइए डुबकी लगाते हैं इस इमोशनल रोलर कोस्टर में। तो ड्रामा की शुरुआत होती है। हम ड्रामा की फीमेल लीड जियान चुनिंग को देखते हैं। वो भाग रही होती है, उसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि इस लड़की के ही डैड होते हैं। वो भागते भागते यन ग्रुप के सीईओ यान सिमिंग से टकरा जाती है। उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं। असल में उसके डैड पैसों के लिए उसकी शादी जबरदस्ती एक ओल्ड मैन से करवा रहे थे, जहां से जियान भाग जाती है। वो झूठ मूठ डैड से कहती है कि वो इस लड़के से शादी करना चाहती है, जबकि ये लड़का इसे जानता तक नहीं था। ये इस लड़के की ग्रैंडमा होती हैं। वो भी चाहती थी कि उनके पोते की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए वो जियान को शादी की बात करता सुन खुश हो जाती हैं। लेकिन यान मना कर देता है और कहता है, मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूँ, ये मुझसे बहुत छोटी उम्र की है। ग्रैंडमा उसे धमकी देती हैं कि वो कहीं भाग जाएंगी अगर उसने शादी नहीं की तो। वो शादी के लिए जियान के डैड को पैसे ऑफर करती हैं, लेकिन यान उन्हें पैसे देने से मना कर देता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। ये सुन के वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग भी भिखारी हो, बस अमीर होने का दिखावा कर रहे हो, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ग्रैंडमा उनसे कहती हैं, अब जाओ और शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। अगले सीन में वो दोनों कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लिए बाहर आते हैं। ये देख के ग्रैंडमा खुश होती हैं और कहती हैं कि आज से तुम यान फैमिली की बहू हो और यान फैमिली के 90 मिलियन युआन तुम्हारे भी हैं। वो उसे यान फैमिली का 100 मिलियन वर्थ वाला ब्रेसलेट पहनाने लगती हैं। यान मन में सोचता है, ये लड़की बहुत चालाक लगती है, अगर मैंने ग्रैंडमा को नहीं रोका तो वो यान फैमिली को लूट लेगी। वो जियान के कान में कहता है, असल में मेरी दादी को अल्जाइमर्स डिजीज है। वो हमेशा खुद को अमीर समझती हैं। मैं 3000 रुपए महीने की सैलरी वाला मजदूर हूँ। न कार है, न हाउस है, न ही मनी है। अगर तुम्हें अब भी शादी का पछतावा हो रहा है तो अभी देर नहीं हुई, तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। तभी ग्रैंडमा उन दोनों से उनका मैरिज सर्टिफिकेट छीन लेती हैं और कहती हैं, अब से ये मेरे पास रहेगा। अगर तुमने मेरी बहू से बुरा व्यवहार किया तो मुझे अपनी दादी मत मानना, और चली जाती हैं। जियान कहती है, दादी बहुत क्यूट हैं, लेकिन दादी ने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया तो हम अभी तलाक नहीं ले सकते। लेकिन ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा दिखता है, शायद उन्होंने ये कहीं रोड साइड से लिया होगा। यान मन में सोचता है, 100 मिलियन के ब्रेसलेट को रोड साइड बोल रही है। असल में यान उसे सच्चाई नहीं बताना चाहता था कि वो यान ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसे ऐसा लग रहा था कि पता चलने पर जियान उसे लूट कर भाग जाएगी। जियान उसे जाते जाते अपने घर की चाबी देती है। उसे लगता है यान रात को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही सो जाता है, तो वो उसे सोने के लिए घर बुलाती है। यान सोचता है, कहीं मैं इसे गलत तो नहीं समझ रहा। अगले सीन में जियान जिस कंपनी में काम करती है वहाँ यान एक मीटिंग के लिए आता है। वो उसे देखने की कोशिश करती है, पर कुछ लड़कियाँ उसे देखने नहीं देती और उसका पर्स छीनकर उसमें से सारा सामान नीचे गिरा देती हैं। उसके पर्स में वेडिंग कैंडी होता है जो कि मैरिज कपल को दिया जाता है। वो उसे ये कहकर मजाक उड़ाने लगती हैं कि जरूर इसने कोई डिलीवरी बॉय या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढोने वाले मजदूर से शादी की होगी। जियान कहती है, चाहे वो मजदूर हो या न हो, लेकिन अपने हाथों से पैसे कमाने में कोई शर्म नहीं होती। ये सुन के वो लड़कियाँ चिढ़ जाती हैं और उसका पर्स छीनकर डस्टबिन में फेंक देती हैं। उसके मुंह पर कूड़ा और पानी फेंककर बुली करने लगती हैं। तभी जियान यान को जाते देखती है। वो लड़कियां उसे पीटने लगती हैं कि वहाँ कंपनी की डायरेक्टर ल्यू आ जाती है और कहती है, तुम लोगों के हंगामा की वजह से डील फेल हो गया, अब तुम लोग खुद हो। वो लड़की कहती है, ये सब जियान की वजह से हुआ है, मैं उसे ऑफिस के रूल्स सिखा रही थी। जियान कहती है, ये झूठ बोल रही है, ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। डायरेक्टर के पूछने पर कोई भी जियान का साथ नहीं देता, तो डायरेक्टर ल्यू जियान से कहती है, अगर तुम अभी भी इस कंपनी में रहना चाहती हो तो कल मिस्टर यान को डिनर के लिए इनवाइट करो और डील पक्की करो, नहीं तो समझदारी दिखाओ, जल्दी कंपनी छोड़ दो। अगले सीन में वो मिस्टर यान को डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। इधर यान अपने कर्मचारियों को लॉस के लिए डांट रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। वो कहता है, मीटिंग के बीच में किसका फोन बज रहा है, क्या तुम में डिसिप्लिन नहीं है? असिस्टेंट फेंक बताता है, बॉस आपका ही फोन है। वो फोन उठाता है, जियान का कॉल होता है। वो उसे खाना खाने बुला रही होती है। यान तुरंत चला जाता है। अगले सीन में वो खाना खा रहा होता है, लेकिन जियान उदास बैठी होती है। यान उसे सैड होने की वजह पूछता
है तो वो बताती है कि डायरेक्टर ने मुझे मिस्टर यान को डिनर के लिए इनवाइट करने को कहा है, लेकिन मुझे उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ये डिनर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मैं उन्हें इनवाइट नहीं कर पाई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। ये सुनकर यान तुरंत असिस्टेंट फेंक को मैसेज करके कहता है यदि ग्रुप के साथ मीटिंग फिक्स करो। तभी जियान को भी कॉल आ जाता है कि मिस्टर यान डिनर के लिए मान गए हैं। ये सुन के जियान खुश हो जाती है और यान को गले लगा लेती है। वो यान को लकी चार्म बोलने लगती है। यान मन में कहता है कल मीटिंग में मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बता दूंगा, सबको अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी चोजन वाइफ हो। अगला दिन होता है। डायरेक्टर जियान के पास आकर कहती है आज तुम हमारी कंपनी का फेस हो तो तुम हमारी कंपनी को शेम फील मत करवाना। उसके सामने एक बॉक्स रखते हुए कहती है तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रही हो तो ये सस्ते कपड़े पहनकर मिस्टर यान से मिलने मत चली जाना। इसमें एक ड्रेस है वो पहन लो। असल में ये डायरेक्टर भी जियान से जलती थी। इसने यन ग्रुप का वो महंगा ड्रेस चुरा कर लाया था जिसे सिर्फ यन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ को पहनने के लिए दिया जाता है। अगले सीन में जियान तैयार होकर पहुंच जाती है। वहाँ कुछ लड़कियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जियान ने वो ड्रेस पहन रखा जिसे सिर्फ प्रेसिडेंट की वाइफ को दिया जाता है। 200 मिलियन का यूनिक डायमंड ड्रेस है। इसमें 2000 व्हाइट और गोल्ड डायमंड्स लगे हैं। वो उस ड्रेस को फेक बोलने लगती हैं क्योंकि उसे जियान ने पहन रखा था। तभी वहाँ डायरेक्टर ल्यू भी आ जाती है। वो कहती है ये ड्रेस नकली नहीं है बल्कि इसे जियान द्वारा चोरी कर पहना गया है। जियान कहती है ये आप क्या कह रही हैं? आपने ही तो मुझे ये ड्रेस दिया था। वो कहती है मैं तो बस सैलरी बेस्ड डायरेक्टर हूँ, मैं इस ड्रेस को कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ? अगर अफोर्ड भी कर सकूँ तो इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि इसे किसी और को पहनने दूँ। और मैंने सुना है इसने एक बूढ़े मजदूर से शादी की है जिसकी उम्र इससे दुगनी है, तो वो तो इस ड्रेस को रेंट पर भी नहीं ले सकता। जियान कहती है अच्छा तो आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो कहती है तुम जैसे कंपनी का फायदा उठाने वाले लोगों का आज मैं सफाया करूंगी, इसे देखते रहना। मैं अभी पुलिस को बुला कर लाती हूँ। वो लोग उसे घेर लेती हैं। जियान यान को कॉल लगाती है पर वो उसका फोन भी तोड़ देती है। यान भागता हुआ जाता है। वो लोग उसकी ड्रेस खोलने लगते हैं कि वहाँ यान पहुँच जाता है। यान को आज तक किसी ने देखा नहीं था तो वो लोग उसे पहचानते नहीं हैं और उससे कहते हैं कि अच्छा तो ये है तुम्हारा पति, ये चाहे जितनी रेंट पर लेकर सूट पहन ले लेकिन इसकी बॉडी की स्मेल इसकी पहचान नहीं छिपा सकती कि ये एक मजदूर है। जियान यान से कहती है मुझ पर विश्वास करो, मैंने ये ड्रेस चोरी नहीं की है। तो यान कहता है कोई बात नहीं, ये ड्रेस तुम्हारा ही है। ये सुन के वो लड़कियां हंसने लगती हैं और कहती हैं क्या झोंक मार रहे हो, ये ड्रेस मिस्टर यान ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। तो यान कहता है मैं ही मास्टर यान हूँ और जियान तुम अब से अपनी नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी होगी, तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। वो लड़कियां कहती हैं लो अब एक और फेंकू आ गया, एक चोर खुद को मिस्टर यान बता रहा है। एक काम करते हैं इन दोनों के कपड़े उतार देते हैं। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आकर उसे मिस्टर यान बोलने लगता है। तो वो लड़कियां ये सुन के शॉक हो जाती हैं और उस मैनेजर से कहती हैं कहीं तुम्हें पहचानने में मिस्टेक तो नहीं कर रहे। मैनेजर उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर यान के बारे में ऐसी बातें करने की। वो लड़कियां घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगने लगती हैं लेकिन यान उन्हें माफ नहीं करता और जियान को लेकर चला जाता है। बाहर आकर जियान पूछती है क्या तुम सच में बिलियनियर प्रेसिडेंट यान हो? यान कहता है क्यों, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पर अभी भी शक है? जियान कहती है नहीं, लेकिन क्या हम अभी अपने रिश्ते को पब्लिक ना करें? मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बातें करें। मैं एक ऐसी रिलेशनशिप वाली इंसान हूँ जो ब्यूटी के दम पर आगे बढ़ना चाहती है। यान कहता है ठीक है, लेकिन अगली बार कोई तुम्हें बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम जो करना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। जियान पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यान उसे किस कर लेता है और एक रेस्टोरेंट में डिनर पर चलने को कहता है। तो जियान कपड़े बदलने चली जाती है। उसके जाते ही यान फेंक को कॉल लगाता है और जिस कंपनी में जियान काम करती है उसे खरीदने को कहता है और कंपनी के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने को भी कहता है। फिर अगला दिन होता है। जियान ऑफिस आती है। वहाँ डायरेक्टर उससे कहती है कि मैंने सुना है कल तुम मिस्टर यान को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। जियान कहती है मैंने मिस्टर यान को सिड्यूस किया या नहीं इसका तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुम ऑनलाइन चेक करो कि चोरी की सजा कितने साल की होती है, खासकर 200 मिलियन की ड्रेस का। ये सुन के डायरेक्टर गुस्सा हो जाती है और
और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ही थप्पड़ जड़ देती है। डायरेक्टर कहती है, जियान चूनिंग, तुम एक तो यान ग्रुप की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी चुराने की हिम्मत करती हो और फिर यान के सीईओ को सिड्यूस करने की भी कोशिश करती हो। ये 2 क्राइम्स तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी हैं। लेकिन जियान उससे इसका प्रूफ मांगती है। ल्यू कहती है, मेरे पास मिस्टर यान की वाइफ का नंबर है, अभी अनहिन कॉल करती हूँ, तुम खुद ही उनके मुंह से सच्चाई सुन लो। फिर वो कॉल लगाती है तो जियान का फोन बजने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। जियान सोचती है, मैं कंपनी में अभी नई आई हूँ, सुपरवाइजर से फोन नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया, तो इसे मेरा नंबर कैसे मिला। असल में उसे यान का कॉल आता है। वो कहता है, सब कुछ ठीक तो है, पीछे देखो। वहाँ यान आ जाता है। उसकी पर्सनालिटी देखकर वो लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाती हैं और कहती हैं, ये मिस्टर यान ही है ना, कितने हैंडसम हैं। वो अंदर चला जाता है। असिस्टेंट फेंग जियान के पास आकर कहता है कि बॉस आपको अंदर बुला रहे हैं। वो चली जाती है। अंदर आते ही यान उसे पकड़ लेता है। जियान उसे अंकल कहकर बुलाती थी तो वो कहती है, अंकल आपने हमारी कंपनी क्यों खरीदी। तो यान कहता है, अब से अंकल नहीं, हस्बैंड बुलाओ। और उसके करीब आने लगता है कि वहाँ न ल्यू पहुँच जाती है और कहती है, मुझे पता था ये आपको फिर सेड्यूस करने की कोशिश करेगी। ऐसी ट्रबल मेकर को कंपनी से बहुत पहले फायर कर देना चाहिए था, वरना पूरी कंपनी सफर करेगी। यान कहता है, इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 80 मिलियन होगी। क्या होगा मैं तुम पर सिर्फ 80 मिलियन का कॉम्पेंसेशन डाल दूं तो। ये सुन के ल्यू हिचकिचाने लगती है कि वहाँ असिस्टेंट फेंग कंपनी की सारी सीसीटीवी फुटेज लेकर आ जाता है। यान कहता है, अब पता चल जाएगा कि किसने की है चोरी और कौन कॉलीग्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इन सब झगड़े की फसाद को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के ल्यू डर जाती है और अपनी गलती मान लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे एक और चांस मिलना चाहिए। मैं कंपनी की पुरानी एम्प्लॉई हूँ, मेरा परफॉर्मेंस हमेशा कंपनी में सबसे आगे रहा है, कोई मुझे फायर नहीं कर सकता। जियान ल्यू से पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं कंपनी में अभी नई आई हूँ, आपने जो टास्क दिए मैंने सब पूरे किए, फिर भी आप मुझे टारगेट क्यों कर रही हैं? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ल्यू अपनी कजिन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। ये लड़का जियान का एक्स बॉयफ्रेंड था। तो ल्यू की कजिन बताती है कि जो तुम्हारी कंपनी में एक नई कर्मचारी आई है, जियान नाम की, उसने मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद न सिर्फ बेशर्म तरीके से पैसे मांगे बल्कि उसकी रेपुटेशन को हर जगह बदनाम भी कर दिया। ये सुन के ल्यू गुस्सा होती है और कहती है, दुनिया में ऐसे बेशर्म लोग भी हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी कूसिन उससे डील करेगी। इसलिए ल्यू जियान को इतने दिनों से बुली कर रही थी। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ल्यू जियान से कह रही होती है कि क्योंकि तुम जैसे लो कैरेक्टर वाले लोग पहले तो बॉयफ्रेंड बनाते हो और ब्रेकअप के बाद उसी से पैसे ठगते हो और तो और उसे ही बदनाम भी करते हो, तो मैं तुम जैसे लोगों का ऊपर जाकर सजा मिलने का वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने का सोचा। जियान कहती है, सिर्फ एक तरफ की कहानी सुन के तुमने विश्वास कर लिया। ल्यू कहती है, तुम जैसी शेमलेस औरत को अपने होम टाउन लौट जाना चाहिए, बाहर आकर एम्बैरस मत करो। ये एक हाई एंड और क्लासी कंपनी है, मैं तुम जैसी गरीब की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर यान, आपको इसे फायर कर देना चाहिए। यान फेंक से उसे बाहर निकल देने को कहता है। वो जाते जाते भी जियान को धमकी देकर जाती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। जियान रोने लगती है। यान पूछता है, तुम्हें तो अभी बुली भी नहीं किया गया, तो क्यों रो रही हो? वो कहती है, मैं रो नहीं रही, मैं ये सोच रही हूँ कि लोग डिफरेंट स्टेटस के साथ क्यों पैदा होते हैं। हालांकि मैं एक गांव की लड़की हूँ, न मनी न पावर, लेकिन मुझे उनके द्वारा ऐसा बुलिड नहीं होना चाहिए। यान कहता है, अगर तुम रोती रही तो क्राई बेबी बन जाओगी। क्या तुम मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता सकती हो? वो बताती है कि मैं उसके स्टडीज के लिए पैसे कमा कमा कर उसे देती रही, लेकिन बाद में जब उसकी एक रिच लड़की से मुलाकात हुई तो उसने मुझे डंप कर दिया। यान कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था जो तुम जैसी प्रिटी गर्ल की वैल्यू नहीं की। ये सुन के जियान उसे गले लगा लेती है। यान उसे किस करने ही वाला होता है कि उसका फोन बज उठता है। वो उसकी एक फ्रेंड का कॉल होता है जो कि उसे क्लास रियूनियन के लिए इनवाइट कर रही होती है। जियान उसे हाँ कर देती है और यान से कहती है, मैं शायद आज रात तुम्हारे साथ डिनर नहीं खा पाऊंगी। यान कहता है, कोई बात नहीं, और फेंक को कॉल करके उसी होटल में उसके लिए एक प्राइवेट रूम बुक करवा देता है। जियान उसे थैंक यू बोलकर किस कर लेती है और चली जाती है। अगले सीन में वो उस होटल में क्लास रियूनियन के लिए पहुंच जाती है। वहां उसे उसका वही एक्स बॉयफ्रेंड जियांग मिलता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड शियाओ के साथ होता है।
ये लड़की शियाओ फैमिली की फेक डॉटर होती है। जियांग जियान से कहता है, अब तुम मुझे क्लास रियूनियन तक चेस कर रही हो, मेरे पास अब डिस्टेंट लव है, कृपया कृपया बनो, मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है। जियान कहती है, जियांग मुझे पहले कैसे नहीं पता चला कि तुम इतने मोटी चमड़ी के हो, तुम पर मैंने पहले जो 1 लाख युआन खर्च किया वो मुझे वापस करो। शियाओ कहती है, तुम अभी भी 1 लाख युआन मांग रही हो, क्या तुम बेगर हो? ठीक है, इस कार्ड में 1 लाख युआन है, इसे ले लो और जियांग को परेशान करना बंद करो। जियान लेने लगती है पर वो कार्ड जानबूझकर नीचे गिरा देती है और कहती है, झुककर कार्ड उठा लो ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाए। जियान कहती है, बस 1 लाख युआन ही तो हैं, मुझे नहीं चाहिए। तुमने एक पिग पाला, खर्चा तो होगा तो उस पर खर्च कर देना। ये सुन के जियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है, पिग किसे कहा तुमने? जियान कहती है, ये तो रहा सामने खड़ा है, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, एक मिरर खरीदो और खुद को अच्छे से देखो। ये पावरफुल लोगों की चापलूसी करने वाला चेहरा। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आ जाता है और कहता है, आप लोग लड़िए मत, अपनी टेबल पर चलिए। शियाओ कहती है, मेरा शियाओ फैमिली युनचेंग में सबसे बड़ा फैमिली है, ये बस एक छोटा युनझोंग शुआन होटल है। नेचुरली मुझे शियाओ फैमिली को कुछ फेवर दिखाना होगा। मैनेजर जियान से पूछता है, आप जियान चुनिंग हो ना? हमारे बॉस ने आपके लिए स्पेशल पैविलियन बुक किया है। जियान सोचती है, कहीं यान ये होटल भी तो नहीं खरीद लिया। वो उसके साथ चली जाती है। वो दोनों सोचते हैं, ये एक सड़क छाप लड़की को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, कहीं इसका चक्कर कोई अमीर लड़के से तो नहीं चल रहा। अगले सीन में सब डिनर कर रहे होते हैं कि एक लड़की जियांग से कहती है, मुझे याद है तुम और जियान ट्यूनिंग कपल थे, वो तुम्हारी ट्यूशन फीस के लिए काम भी करती थी, फिर ये लड़की कौन है? तभी शियाओ अपनी ड्रिंक लेकर जियान की ओर बढ़ती है और कहती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारा और मेरे बॉयफ्रेंड के इतने चर्चे हैं। वो ड्रिंक उसके शूज के ऊपर गिरा देती है और जाने लगती है। जियान उसका हाथ पकड़ लेती है, माफी मांगने को कहती है। शियाओ कहती है, क्या तुम अपोलोजाइज के लायक हो? और उसका ध्यान जियान के ब्रेसलेट पर जाता है जो ग्रैंडमा ने उसे दिया था। वो उसका ब्रेसलेट तोड़कर फेंक देती है। जियान जब अपना टूटा हुआ ब्रेसलेट उठाने लगती है तो शियाओ उसके हाथ पर पैर रख देती है और कहती है, मेरी शियाओ फैमिली के पास ढेर सारा पैसा है, अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगती हो तो मैं काइंड होकर तुम्हें ऐसे 8-10 ब्रेसलेट भेज दूंगी। लेकिन जियांग उसे रोकता है और कहता है, छोड़ो इसे, छोटी चीज के लिए अपना मूड खराब मत करो। शियाओ कहती है, कहीं फिर से तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो रहा? जियांग कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो शियाओ कहती है, तो फिर तुम ही जाकर इसका हाथ तोड़ दो। वो उसके हाथ पर पैर रखने लगता है कि तभी वाहन पर यान आ जाता है और उसे उठाता है और पूछता है, तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी? जियान बताती है कि मुझे माफ करना, ग्रैंडमा का दिया हुआ ये एक्सपेंसिव गिफ्ट को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। यान कहता है, चाहे ब्रेसलेट कितना भी एक्सपेंसिव हो, तुम्हारी एक फिंगर जितना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो दोनों यान को नहीं पहचानते। उसे देखकर कहते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारा नया लवर है। जियान, तुम सचमुच भूखी हो और कुछ भी खा लेती हो, तुमने ढूंढा भी तो ये ओल्ड मैन। यान कहता है, ये तुम अपनी ही बात कर रही हो ना? ये सुन के वो चिढ़ जाती है और उस पर हाथ उठाने लगती है कि जियान उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम इसे हिट करने लायक नहीं हो। शियाओ कहती है, मैं शियाओ ग्रुप की डॉटर हूँ, शियाओ फैमिली की एकमात्र हेयर। तुम्हें मारना मेरे हैंड्स को गंदा करेगा। तुम्हारे लायक है या नहीं, ये कहना तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। यान पूछता है, कौन सी शियाओ फैमिली से हो तुम? तो जियांग बताता है कि वही शियाओ फैमिली जो इस शहर के सबसे रिच यन फैमिली के बाद दूसरी सबसे रिच शियाओ फैमिली से है। जियान कहती है, तुम बिल्कुल डॉग की तरह हो जो रोटी मिलते ही नए मालिक बना लेते हो। जियांग कहता है, इसमें गलत क्या है? देखो मुझे, मेरे पास न सिर्फ ब्यूटीफुल लेडी है बल्कि मैं शियाओ ग्रुप का बिजनेस डायरेक्टर भी हूँ। ब्राइट फ्यूचर है। यान कहता है, जो भी है, लेकिन आज तुमने जियान को बुली किया है, उसका एक एक करके हिसाब करूंगा। शियाओ कहती है, तुम्हारी औकात है शाओ फैमिली को ऑफेंस करने की? क्या तुम शाओ परिवार को ऑफेंड करने का रिस्क ले सकते हो? यान फेंग को कॉल करके ऊपर बुलाता है। जियांग अनहेन सिक्योरिटी बुलाकर बाहर निकलवाने लगते हैं कि वहाँ असिस्टेंट फेंग पहुँच जाता है, जिसे जियांग पहचान जाता है कि वो यान ग्रुप का असिस्टेंट है। यान को फेंग द्वारा प्रेसिडेंट कहते हुए वो दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप ही हैं यन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर यान। अगर जियांग ने आपको ऑफेंड किया हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो यान कहता है, माफी मुझसे नहीं, जियान से मांगनी चाहिए। तो वो जियान से सॉरी बोलती है, लेकिन जियान कहती है कि मैं तुम्हें स्टेप करने और इंसल्ट करने के लिए माफ कर सकती हूँ, लेकिन जो तुमने ब्रेसलेट तोड़ा उसका कॉम्पेंसेशन देना होगा।
तो शाओ खुश होकर कॉम्पेंसेशन देने के लिए मान जाती है, ये सोचकर इतनी छोटी सी चीज के लिए वो मुझे माफ कर देगी। तो वो उससे ब्रेसलेट का प्राइस पूछती है तो यान बताता है 100 मिलियन। ये सुन के दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, मिस्टर यान, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसी बेशर्म गॉम की लड़की को इतना वैल्यूएबल ब्रेसलेट कैसे मिल सकता है? इसने तो आज तक 200 युआन से ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहने होंगे। मिस्टर यान, प्लीज उसके इनोसेंट अपीयरेंस से फूल्ड मत हो। उसने पहले इसी ट्रिक से जियांग को धोखा दिया था। इन दोनों को नहीं पता था दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। यान कहता है, मेरे पास यह नॉनसेंस सुनने का टाइम नहीं है। वो फेंक से कहता है, अगर इन्होंने 100 मिलियन वापस नहीं किए तो कोर्ट जाकर इनके घर लीगल नोटिस भेजो। इनके पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि उसकी प्रेशियस डॉटर ने क्या किया है। और जियान को लेकर चला जाता है। फेंग उनसे पूछता है, मिस शाओ, आप ही बताइए, पैसे आप ट्रांसफर कर रही हैं या फिर मैं खुद आपके घर जाकर लेकर आऊं? इधर यान जियान को उठाकर ले जा रहा होता है। जियान कहती है, चोट मुझे हाथ में लगी है, पैर में नहीं, प्लीज मुझे नीचे उतारो। लेकिन वो नहीं सुनता और उसे ले जाता है। अगले सीन में जियान सोकर उठती है और नीचे आती है। वहाँ उसे यान की मॉम मिलती है, जो कि रूडली उससे पूछती है, तो तुम ही हो यन फैमिली की नई बहू? तभी वहाँ यान भी आ जाता है और मॉम से अचानक घर आने का कारण पूछता है। मॉम गुस्से से कहती है, क्यों, मैं नहीं आ सकती? देखो तुमने कैसी लड़की से शादी की है जो तुमसे इतनी यंग और इतनी लेजी है, ये मेरी केयर कैसे करेगी? जियान उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम उसे रोकते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें अभी तक यन की वाइफ के रूप में एक्नॉलेज नहीं किया है। जियान कहती है, आंटी, मुझे लगता है हमारा साथ होना ज्यादा जरूरी है। शादी में म्यूचुअल केयर चाहिए, एक इंसान का दूसरे की केयर करने का रूल नहीं है। ये सुन के मॉम और ज्यादा भड़क जाती हैं और कहती हैं, अब छोटी फैमिली की लड़की मुझे ज्ञान देगी? यन, तुम सचमुच बड़े हो गए। शादी जैसी इम्पोर्टेंट बात भी फैमिली को नहीं बताई। क्या ये भी तुम्हारी बूढ़ी ग्रैंडमा का डिसीजन था? अगर तुम नहीं चाहते तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। यान कहता है, माँ, जियन और मैं एक दूसरे से लव करते हैं। मैं होप करता हूँ आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगी। मॉम कहती है, ठीक है, अब जब मैटर सेटल हो गया, मेरे ऑब्जेक्ट करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारी यन फैमिली को ऐसी डॉटर इन लॉ की जरूरत नहीं है जो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बाहर जाकर फेस दिखाए। इससे हमारी यान फैमिली की ट्रेडिशन को पूरी तरह शेम हुआ है। हमारा यान फैमिली युनचेंग का सबसे डिस्टिंग्विश्ड फैमिली है। जिन लोगों से हम दोस्ती करते हैं वो सब फेमस फैमिलीज और नोबल्स हैं। अगर अनहेन पता चला कि यन ने ऐसी औरत से शादी की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एबिलिटी नहीं वाली वाइल्ड लड़की, तो हमारा यान फैमिली पूरे युनचेंग का लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना है कि तुम किसी गांव की लड़की हो और तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ पैसों के लिए किसी और को बेच दिया। तुमने यान से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। ये सुन के यान गुस्सा हो जाता है और मॉम से कहता है, बस करो, बहुत हो गया, ये फर्स्ट और लास्ट बार है। जियन और मुझे अभी वर्क पर जाना है, अब आप वापस जैसियो। मॉम गुस्से से चली जाती हैं। उनके जाते ही यान कहता है, मॉम की बात का बुरा मत मानना, वो 2 दिनों में नॉर्मल हो जाए नंगी। अगले सीन में वो उसे ऑफिस छोड़कर चला जाता है। वह न उसे वोंडोही कंपनी की पुरानी डायरेक्टर मिलती है जिसे यन ने निकाल दिया था। वो उसे महंगी कार में ऑफिस आता देख जेलस होती है और कहती है कि अब रेंटेड कार में घूमने लगी। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं अब श्याओ ग्रुप का सेल्स मैनेजर बन गई हूँ, सैलरी भी बढ़ गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। तो जियान कहती है, ये तुम्हारी एबिलिटी है, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं सलाह देती हूँ, अब 6 काम पर ध्यान देना शुरू कर दो, वरना इस बार कंपनी से निकाली गई तो कोई कंपनी तुम्हें लेने की हिम्मत नहीं करेगी। ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है और उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन जियान उसका हाथ पकड़कर उसे ही थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये थप्पड़ पिछली बार का हिसाब है जो तुमने मारा था। फिर वो चली जाती है। उसके जाते ही लियू किसी को कॉल करती है और प्लान शुरू करने को कहती है। अगले सीन में जियान ऑफिस आती है। वहाँ मैनेजर उसके पास आकर उसे अंदर बुलाता है। वो आ जाती है। मैनेजर उससे पूछता है, कंपनी ने लियू को फायर कर दिया, ये न्यूज बाहर कैसे चली गई? अब कंपनी को तुम्हारी नेगेटिव न्यूज की वजह से बहुत इम्पैक्ट हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब कंपनी और लॉस नहीं झेल सकता। बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि तुम रिजाइन कर दो, पब्लिक की आंखों में कंपनी की इमेज रिस्टोर करो। जियान कहती है, मैनेजर, मैं कंपनी के लिए रिजाइन कर सकती हूँ, लेकिन इस मोड़ पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं चली गई
तो ये प्रूव होगा कि मेरे फेस पर डाला गया गंदा पानी सच है। मैनेजर कहता है, मैं अभी तुमसे डिस्कस नहीं कर रहा बल्कि फॉर्मली नोटिफाई कर रहा हूँ। जन चुनिंग, तुम फायर्ड हो। तभी वहाँ यान भी आ जाता है और कहता है, मेरी परमिशन के बिना कौन जन को फायर करने की हिम्मत कर रहा है। मैनेजर कहता है, बॉस इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों आ गए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। यान कहता है, तुम इस तरह हैंडल करोगे, प्रॉब्लम्स आने पर उसका सोल्यूशन नहीं जानते, सिर्फ सबसे सिंपल और स्टूपिड वे से सॉल्व करते हो। मुझे लगता है तुम्हारी मैनेजर की पोजीशन खत्म हो जानी चाहिए। ये सुन के उसके पसीने छूटने लगते हैं तो जियान उसका कोट पकड़कर उसे इशारा करती है कि ऐसा मत करो। तो यान कहता है, मैंने कंपनी में इतने सालों में तुम्हें मिस किया, इसलिए मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ। पता लगाओ इन सब के पीछे कौन है, जियान का नेम क्लियर करो। फिर वो जियान को लेकर चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी मैनेजर उन्हें छुप कर देख रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि जियान किससे बात कर रही है। जियान उसे नोटिस कर लेती है तो वो यान को भेज देती है। मैनेजर उसके पास आकर पूछता है, तुम्हारे और मिस्टर यान के बीच में रिश्ता क्या है, वो तुम्हें अंदर प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे। जियान कहती है, ऐसा नहीं है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मिस्टर यन बस टैलेंट्स को बढ़ावा देते हैं और यंगर जनरेशन की केयर करते हैं। और क्या आपको डायरेक्टर ल्यू की मैटर के बारे में कोई आइडिया है, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैनेजर कहता है, बस करो तुम, उसके बारे में क्या ही जानती हो। वो ल्यू को कॉल लगा देती है और उससे कहने लगती है, ल्यू मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे मेस नहीं करना चाहिए था, अब मुझे कंपनी से किक्ड आउट कर दिया गया। तुम्हें पता है 6,000 रुपए मेरे 3 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस हैं। मुझे याद है तुमने एक बार पब्लिक फंड से पैसे चोरी किए थे, कंपनी को अभी तक पता नहीं है ना। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने ये कैसे किया। मैं भी फायर्ड होने से पहले उससे फॉर्चून बनाना चाहती हूँ, कुछ लिविंग एक्सपेंसेस कमाऊं। ल्यू कहती है, जियान क्या तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें ये कैसे बता सकती हूँ। वो कॉल कट कर देती है और मैनेजर से कहती है, मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, ये हमेशा प्रूव कर सकता है कि ल्यू इनोसेंट नहीं है। मैनेजर कहता है, वह ठीक है मिस, मैंने तुम्हें पहले अंडर एस्टिमेट किया था, मैं बाद में तुम्हें रेज दूंगा। अगले सीन में च्याओ अपने घर आती है। आते ही उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुमने बिना बताए कंपनी के अकाउंट से 100 मिलियन क्यों निकाले, तुमने इतने पैसे कहाँ स्पेंड किए, मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो। उसकी मॉम डैड को रोकते हुए वो उसे प्यार से पूछती है, ठीक है ये 100 मिलियन हमारे च्याओ फैमिली के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन माँ और डैड को डर है कि तुम इससे गलत रास्ते में पड़ जाओगी। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो इंजर्ड हो गई थी, इसलिए तुम च्याओ फैमिली की एकमात्र हो। हमारी ह्यूज फैमिली फॉर्चून तुम्हें इनहेरिट करने का वेट कर रही है। तो श्याओ बताती है कि मैंने ये पैसे वेस्ट नहीं किया। क्या डैड हमेशा यान ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना नहीं चाहते थे। मैंने इस 100 मिलियन से मिस्टर यन से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया। प्राइस थोड़ी हाई है, लेकिन अगर हम कोऑपरेशन कर लेते हैं तो बेनिफिट्स इमेजरेबल हैं। डैड कहते हैं, क्या तुम सच बोल रही हो। वो कहती है, बिल्कुल सच है। अगले सीन में फेंग यन के पास आकर बताता है कि श्याओ ग्रुप की तरफ से कॉकटेल पार्टी के लिए इनविटेशन आया है। फिर उसे उसका फ्रेंड ईजी मिलने आता है। वो यन से कहता है, क्या तुम सारी जिंदगी बिना शादी किए ही गुजारना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए 2 लड़कियां लाया हूँ, इनमें से चुन लो। लेकिन यन उसे मना कर देता है और कहता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये सुन के ईजी चौंक जाता है और पूछता है, ये कब हुआ और तुम मुझे अब बता रहे हो। यन कहता है, चलो उसे ऑफिस से पिक करने चलते हैं। तो वो दोनों उसके ऑफिस के बाहर पहुँच जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। जियान आकर यान को गले लगा लेती है। ईजी भी मिलने जाता है और खुद को यान का बेस्ट फ्रेंड बताता है, लेकिन जियान हाथ मिलाने से हिचकिचा रही होती है। तो ईजी कहता है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम तो यान से काफी छोटी लग रही हो। कहो यान ने तुमसे जबरदस्ती शादी तो नहीं की है। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यन उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तो ईजी कहता है, तुम चाहते हो मैं एक छोटी लड़की को सिस्टर इन लॉ बुलाऊं। ये स्प्रेड हुआ तो मैं ये फैमिली का एल्डेस्ट सन युनचेंग में कैसे सरवाइव करूंगा। यन कहता है, अब जैसे चाहे वैसे मिक्स करो, सिस्टर इन लॉ बुलाओ। उन दोनों को पास आते देख के ईजी को चिढ़ होती है। वो कहता है, मैं तुमसे लास्ट सवाल पूछता हूँ, इतने साल वेजिटेरियन रहने के बाद मीट खाने का फीलिंग कैसा है। फिर वो चला जाता है। यन जियन से आज रात कॉकटेल पार्टी में जाने के लिए तैयार होने को कहता है। फिर वो जियन को गाड़ी में बैठाता है कि वहाँ जंग आ जाता है और यान से कहता है, लास्ट इंसिडेंट के बाद मुझे हमारी कंपनी से फायर्ड कर दिया गया। मेरे पास हाई एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज हैं। अगर हमारी कंपनी मुझे फायर करती है तो ये उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। यन कहता है, तुम तो खुद की गर्लफ्रेंड का ही पैसा खा जाते हो, फिर मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। जियांग कहता है, उस कुतिया ने मेरे खिलाफ आपको भड़काया तो नहीं, मैंने उसका मनी खाती अर्ज किया, लेकिन वो उसकी मर्जी थी। प्लीज आप मुझे एक चांस और दीजिए। लेकिन यान कहता है, उसका पैसा खर्च करना
उसकी अपनी बात इकत है, लेकिन तुम अगर आराम से वो पैसा ले लेते हो तो इसका मतलब है तुम वाकई थोड़े फिक्रमहीन हो। मुझे दोबारा मत दिखना। फिर वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उसे इस तरीके से बेइज्जती होता देख चाओ सोचती है, मैं सच में अंधी थी। जांग जैसा निकम्मा आदमी कैसे लूट सकता है? इतना डरपोक इंसान इस दुनिया में मेरे लायक तो सिर्फ यन जैसा मर्द है। कुछ देर बाद जियन घर पर पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है, लेकिन उसे अपने सारे कपड़े पार्टी में पहनने के लिए चीप लगते हैं। तभी उसे यान का कॉल आ जाता है, जो कि कह रहा होता है कि अभी मैं बिजी हूँ, तो मैं फेंग को भेज देता हूँ तुम्हें लाने के लिए, फिर हम पार्टी में चलेंगे। लेकिन जियन मना कर देती है और कहती है, मैं खुद ही पार्टी में आ जाऊंगी। अगले सीन में वो तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है। तुम अंदर कहाँ आ रही हो? ये 7 स्टार होटल है। ये युनचेंग की टॉप इंडस्ट्री की कॉकटेल पार्टी है। इनविटेशन के बिना एंट्री नहीं। देखने में ही तुम काफी गरीब लग रही हो। जियन सोचती है, मैंने यन को इम्प्रेस करने के लिए इस ड्रेस पर 1000 युआन स्पेंड कर दिए और ये मुझे गरीब बोल रहा है। तभी वहां पर जांग अपनी गर्लफ्रेंड और ल्यू के साथ आ जाता है। वो उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि कहो तुम यहाँ क्लाउन बनने तो नहीं आई हो। जियन कहती है, इतना खुद परस्त होना बंद करो। तुम्हारी आवाज सुनकर ही मुझे साग्यवच में घिन सी आती है। ये सुनकर वो उसे धक्का दे देता है और कहता है, तुम जैसे छोटे लोगों की जगह नहीं है ये, मेरी बात सुनो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पर यान का फ्रेंड ईजी आ जाता है। वो देखता है कि कुछ लोग जियन को बुली कर रहे हैं। वो उन्हें रोकता है और पास जाकर कहता है, गेट पर इतने लोग जमा होकर क्या कर रहे हो? वो जियन के कपड़े देखकर कहता है, तुम्हारा टेस्ट यूनिक है, तुम ठीक तो हो? और यान तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तो जियन उसे बताती है कि वो किसी काम में बिजी था, तो मैंने ही उन्हें मुझे पिक करने से मना कर दिया था। मुझे नहीं लगा था कि फिर ट्रबल हो जाएगा। ल्यू उसे पहचान जाती है और उसे हैंडसम बोलने लगती है। ये सुनकर ईजी पिघल जाता है और बाद में अकेले मिलने को कहता है। जियन सोचती है, अंकल ऐसा इंसान का फ्रेंड कैसे हो सकता है? ये तो हर लड़की से मिलकर फॉल हो जाता है। ईजी जियन से कहता है, क्या तुम सच में ये ड्रेस पहनकर पार्टी में जाना चाहती हो या फिर चेंज करना है? थोड़ी देर बाद जियन दूसरी ड्रेस पहनकर अंदर आती है। यन उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। ईजी उससे कहता है, मैंने ही ये ड्रेस खरीद कर दिया है। इधर चाओ ल्यू से अब जांग को छोड़कर उसे यन पसंद आने लगता है, तो वो उसे अपनाने की प्लानिंग कर रही थी। वो जांग को देखकर कह रही थी कि जांग तो बस एक काम चलाऊ खिलौना है, जब वो ऊब जाएगा तो अपने आप चला जाएगा। उधर जांग उन दोनों को करीब आता देख जेलस हो रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चाओ जांग को जियन के खिलाफ उकसा रही होती है, ये कहकर कि मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि जिस तरह से तुम उसके द्वारा छोड़े गए वैसे कोई और न छोड़ जाए। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वो उसके कान में प्लान बताती है। जियन बाथरूम जाती है, उसके पीछे जांग भी चला जाता है। उनके जाते ही श्याओ चक्कर आने की एक्टिंग करने लगती है और यान के ऊपर जाकर गिर जाती है। वो यान से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या आप मुझे मेरे रूम में मेडिसिन लेने ले जा सकते हैं? यहाँ इतने लोग हैं, किसी और को साथ ले जाओ। तो चाओ कहती है, क्या आप अभी भी लास्ट टाइम की बात से कंसर्न्ड हैं? अगर मैंने मेडिसिन नहीं ली तो मैं फेंट होने वाली हूँ। तो वो उसे इस हालत में देख रूम तक पहुँचाने के लिए मान जाता है। वो उसे ले जाने लगता है, तभी उसे 2 लोग देखते हैं। वहाँ जियन भी आ जाती है और उन 2 लोगों को बात करता सुन लेती है। वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर यान और मिसेज शाओ साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं, दोनों टैलेंटेड और ब्यूटीफुल भी हैं। लगता है दोनों कंपनी साथ में मिलने वाली है। ये बातें जियन सुन लेती है और यान को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने जांग आ जाता है। वो उसके करीब आने लगता है। जियन कहती है, पास मत आओ वरना मैं यान को कॉल कर बुला लूंगी। ये सुनकर जांग हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है मिस्टर यन तुमसे प्यार करते हैं? वो बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। जियन कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जियांग उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम दिन ब दिन और नाजुक होती जा रही हो। जब हम साथ थे तो तुम मुझे हाथ भी पकड़ने नहीं देती थी, अब अमीर मर्द देखकर बेचैन हो जाती हो और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन जियन उसे एक लात मारती है और मुंह पर मुक्का भी मारती है और फिर नीचे पटक कर पीटने लग जाती है। फिर वहाँ यान भी फेंग के साथ पहुँचता है। वो देखता है जियन उसे पीट रही है तो वो फेंग से वहाँ की CCTV फोटोज निकालने को कहता है। फेंग कहता है, एक सब तो ठीक है लेकिन आपकी वाइफ इतनी अच्छी फाइटिंग करती है, आप भी बच के रहना। कहावत है, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक बार हो तो काउंटलेस बार होता है। यन कहता है, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम्हें ये सब कैसे पता? जाओ अब। जांग उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है,
मिस्टर यन, आपने इस औरत को देखा? ये सिर्फ बदतमीज नहीं बल्कि बेहद जंगली भी है। ऐसी औरत को तो हमेशा उसकी जगह दिखानी चाहिए थी। यस उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। फिर उसे लात मारता है। वो उठकर चला जाता है। यन जियन से कहता है, तुम तो काफी अच्छी लड़ी। लेकिन जियन उसे हाथ लगाने से मना करती है और कहती है, तुम और श्याओ साथ में क्या कर रहे थे? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यान उसे रूम में पहुंचाने जा रहा होता है। च्याओ उसे पकड़कर करीब आने लगती है, लेकिन यान उसे ये सब करने से मना करता है। च्याओ उसे जियन के खिलाफ भी भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनता। फिर वहाँ फेंग आकर बताता है कि जियन लापता है और मिल नहीं रही। फिर वे दोनों ढूंढने चले जाते हैं। फिर हमें वापस वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सच्चाई पता चलने के बाद जियन यान से शक करने के लिए माफी मांगती है। यान उसे माफ कर देता है और पूछता है, कोई चोट तो नहीं लगी? जियन बताती है कि मैं गांव में बड़ी हुई हूँ, हर दिन फार्म वर्क करती थी, स्ट्रेंथ बहुत है, ऐसे को डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यान कहता है, तुम्हें फ्यूचर में इतना स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है, मैं आगे जो भी हो तुम्हारी केयर करूंगा। बस एक चीज है जो तुम्हें करनी होगी, बच्चों पैदा करना है। उन दोनों को करीब आता देख स्याओ देख रही होती है और जेलस हो रही होती है। फिर वह जियांग के पास जाती है और कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक लड़की से इतनी बुरी तरीके से पीटे हो, तुम दिन ब दिन इतने डरपोक क्यों होते जा रहे हो? जियांग कहता है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, औरतों से लड़ाई नहीं करता। वह कहती है, तुम दिन ब दिन और नीचा गिरते जा रहे हो, अब भी यहाँ क्यों खड़े हो? थोड़ा तो शर्म करो और यहाँ से चले जाओ। फिर वह चला जाता है। अगले सीन में वे लोग पार्टी में वापस आ जाते हैं। शियाओ जैसे ही अपने डैड को देखती है, वह यान का हाथ पकड़ लेती है। असल में वह डैड को झूठ का विश्वास दिलाती है कि उसका यान के साथ एक दोस्ती हो रही है। यान उसका हाथ हटा देता है। जियान उसके डैड को देखकर कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा हो? यान कहता है, मिस्टर शियाओ भी मेरी तरह पब्लिक में कम दिखते हैं, तो तुमने उन्हें कहाँ देख लिया? जियान कहती है, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। तभी वहाँ मिस्टर शियाओ आ जाते हैं और यान से मिलते हुए कहते हैं, मैंने अपनी बेटी से सुना है कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं। उसने आपको 100 मिलियन भी दे दिए हैं। यान कहता है, आपको शायद गलतफहमी हुई है, वह 100 मिलियन आपकी बेटी के ब्रेसलेट का हर्जाना था। जहाँ तक पार्टनरशिप की बात है जो आपने कही, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। यह सुनकर मिस्टर शियाओ मन में सोचते हैं, एक छोटा सा ब्रेसलेट 100 मिलियन का कैसे हो सकता है? फिर वह यान से कहते हैं, छोड़ो बिजनेस की बातें, आज कॉकटेल पार्टी है, एंजॉय करें। और शियाओ को घूर कर चले जाते हैं। उनके जाते ही जियान फिर से यान से पूछती है, तुम्हें नहीं लगता मिस्टर शियाओ की शक्ल मुझसे मिलती है? यान कहता है, लगता है तुम्हें मिस्टर शियाओ पसंद आने लगे हैं। फिर इजी उसे अपने फ्रेंड से मिलवाने ले जाता है और जियान वहीं बैठकर खाने लगती है। तभी शियाओ और लियू अपनी फ्रेंड्स के साथ आती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। लियू उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूंस देती है। यह सब यान देख लेता है और उन्हें रोकता है। ये चीजें शियाओ के डैड भी देख लेते हैं। यान उनसे कहता है, मिस्टर शियाओ, क्या आप गेस्ट्स के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं? आप इस सिटी से हमेशा के लिए रिमूव होना चाहते हैं? वह कहते हैं, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर शियाओ से पूछते हैं, यह सब तुमने ही करवाया है? शियाओ कहती है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह इन तीनों ने किया है। लेकिन उसके डैड कहते हैं, सफाई मत दो, सबने देखा है, चलो अब उनसे माफी मांगो। यान कहता है, कोई नीड नहीं है, हम दिखावटी अपोलोजाइज एक्सेप्ट नहीं करते, और जियान को लेकर चला जाता है। यह देखकर डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, एक अच्छी ड्रिंक पार्टी का सत्यानाश कर दिया। मैं तुम्हारे जैसी इंसान को कैसे जन्म दे सकता हूँ जो चीजों की अहमियत ही नहीं समझती। अब घर जाओ और अपनी गलतियों पर सोचो। वह चली जाती है। अगले सीन में वे घर आते हैं। यान उससे पूछता है, तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था तो तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया? जियान बताती है, मैं बस अंकल की थोड़ी इज्जत बनाए रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग कहें अंकल ऐसे लोगों को लेकर आए हैं जो लड़ाकू हैं। जियान को भूख लग जाती है तो यान अपने कुक से खाना बनाने को बोलने ही वाला होता है कि ग्रैंडमा उनके लिए स्पेशल सूप बनाकर ले आती हैं। वह कहती हैं, तुम दोनों बहुत वॉक करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल सूप बनाया है जो थकान को मिटा देता है। वे दोनों सूप पी लेते हैं। फिर वे अपने कमरे में आ जाते हैं। यान को कुछ अच्छा फील नहीं होता।
वह जियान के करीब आकर कहता है, लगता है मुझ पर सूप का असर हो रहा है। लेकिन जियान कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहीं ग्रांडमा ने पूरी दवाई तुम्हारे में ही तो नहीं मिला दी थी। वह जियान को किस कर देता है। बाहर खड़ी ग्रांडमा सब सुन रही होती हैं। वह कहती हैं, असल में मैंने सूप में कुछ मिलाया ही नहीं था, वह तो बस सिंपल सूप था। इस बदमाश लड़के ने ही कुछ ट्रिक किया होगा। कुक कहता है, छोड़ो, आपको तो बस पोते होने से मतलब है। इधर जियांग शियाओं से मिलने आता है और उससे पूछता है, मैंने तुम्हें इतने कॉल्स और मैसेजेस किए, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? मुझे लगता है तुम अब मुझसे लव नहीं करती। शियाओ कहती है, ऐसा नहीं है, मेरे डैड ने मुझे अकेले रूम में बंद कर दिया था। यह सब उस जियान की वजह से हुआ। जियांग, तुम और जियान इतने दिन एक साथ रहे हो, तुम उसके परिवार की सिचुएशन जानते होंगे। किसी से डील करने के लिए हमें पहले उसकी कमजोर पॉइंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, तभी दुश्मन को एक मूव में डिफीट किया जा सकता है। जियांग कहता है, उसके पेरेंट्स के अलावा उसका एक बड़ा ब्रदर है, पर मैंने सुना है कि उसका ब्रदर पूरा दिन खाता रहता है और बहुत लीजी है। खाली टाइम में उसे गैम्बलिंग की एडिक्शन है, उस पर बाहर बहुत सारा मनी बकाया है। यह सुनकर शियाओ मन में सोचती है, यह तो एक अच्छा ब्रेक थ्रू है। फिर वह जियांग से कहती है, मेरे पास एक प्लान है, और उसके कान में प्लानिंग बताने लगती है। फिर कहती है, अगर ये प्लान कामयाब रहा तो मैं तुम्हें एक विला गिफ्ट करूंगी। यह सुनकर जियांग खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। शियाओ मन में सोचती है, अगर तुम अभी भी मेरे काम न आ रहे होते तो मैं तुम्हें जरूर मार देती। अगले सीन में जियान अपनी कुक के साथ सब्जी खरीद कर आ रही होती है। तभी उसे वहाँ उसका ब्रदर रू लॉन्ग आ जाता है। उसे देखकर कुक आंटी कहती हैं, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। यह बात रू लॉन्ग सुन लेता है और उन पर भड़कने लगता है, मैं इसका भाई हूँ। जियान उन्हें घर जाकर खाना बनाने को कहती है, वह चली जाती है। रू लॉन्ग जियान से कहता है कि उसे कुछ जरूरी बातें करनी है और दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ वह जियान को उसके बचपन की बातें याद दिलाता है, कैसे उसने एक बार उसे पेड़ पर बांधकर पीटे जाने से बचाया था। फिर वह अचानक कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और पैसे चाहिए। जब जियान पूछती है कि कहीं वह फिर से गैम्बलिंग में तो नहीं पड़ गया, तो वह साफ जवाब देता है, 1 मिलियन चाहिए। यह सुनकर जियान हैरान रह जाती है और बताती है कि उसकी सैलरी ही 6000 युआन है। लेकिन रू लॉन्ग उसे ताना मारते हुए कहता है कि पूरे गांव को पता है कि वह एक बिलियनियर सीईओ के साथ घूमती है और विला में रहती है। जियान यह सुनकर साफ करती है कि ये सब सिर्फ रूमर्स हैं और वह अपना खर्च खुद उठाती है। फिर वह उसे 60,000 युआन का एक कार्ड देती है, लेकिन रू लॉन्ग उसे भिखारी समझने का आरोप लगाता है। उधर पास में ही ईजी एक लड़की के साथ बैठा होता है और जियान को एक लड़के के साथ देखकर गलतफहमी में पड़ जाता है। वह तुरंत यान को कॉल करके सब कुछ बताता है और लोकेशन भी भेज देता है। वहीं रू लॉन्ग जियान को जाने नहीं देता और रोते हुए कहता है कि उस पर बहुत कर्ज है और अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो लोग उसे मार देंगे। असल में यह सब जियांग के कहने पर हो रहा था, क्योंकि रू लॉन्ग ने उससे पैसे उधार लिए थे और चुका नहीं पा रहा था। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में जाता है, जहां रू लॉन्ग जियान का हाथ पकड़े होता है। तभी यान भी वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ छुड़वाकर पूछता है कि यह कौन है। रू लॉन्ग तुरंत खुद को भाई बताता है और यान से पूछता है कि वह फैमिली मैटर में क्यों दखल दे रहा है। यान सच्चाई बताने ही वाला होता है कि जियान उसे रोक देती है और कहती है कि यह ड्राइवर है। वह रूस लॉन्ग को कहती है कि जो उसने कहा है उस बारे में वह सोचेगी और बाद में जवाब देगी। जाते जाते रू लॉन्ग यान को ताना मारता है कि अगर ड्राइवर हो तो ड्राइवर की तरह ही ड्रेस पहनो, जिससे यान और भी गुस्सा हो जाता है। घर पहुंचने के बाद यान जियान से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती और अंदर चली जाती है। फिर यान फेंग को कॉल करता है और दोनों एक साथ रूस लॉन्ग के सामने पहुंचते हैं। वहां यान पूछता है कि वह आज यान के साथ क्या कर रहा था। रू लॉन्ग फिर से कहता है कि वे दोनों ड्राइवर उसके रास्ते में आ रहे हैं और अगर मदद करनी है तो 1 मिलियन दे दो। जब यान पूछता है कि क्या जियान ने उससे उधार लिया था, तो रू लॉन्ग लंबी कहानी सुनाता है। जियान फैमिली ने उसे पाला पोसा, बड़े होकर वह एक अमीर आदमी से शादी कर रही है और फैमिली को छोड़ दिया। अब वह ट्रबल में है और अगर जियान उसकी हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा। यह सुनकर यान उसे पकड़कर धक्का देता है और फेंग उसे पीटने लगता है।
अगले सीन में जियान यान के स्टडी रूम की सफाई कर रही होती है, जहां उसे एक कार्ड मिलता है। जब वह कार्ड वापस देने जाती है तो यान उसे लौटा देता है और कहता है कि इसमें 100 मिलियन ब्रेसलेट के हैं और 100 मिलियन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। जियान लेने से मना करती है, लेकिन यान के जोर देने पर उसे रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह उन पैसों का कुछ हिस्सा अपने भाई को देने की सोचती ही है कि तभी यान की माँ आ जाती हैं। उनके हाथ में कार्ड देखकर उन्हें चोरी का शक होता है और वह जियान को सुनाने लगती हैं कि उनकी फैमिली बहुत रिच है और जियान एक पुअर फैमिली से है, इसीलिए उसके और यान के बीच कोई मैच नहीं है। वह साफ कहती हैं कि जियान को चुपचाप घर छोड़ देना चाहिए। जियान उनकी बात को दिल पर ले लेती है और अपना सामान पैक करके नीचे ले आती है। जाते जाते मॉम कहती हैं कि कुछ दिनों में यान डाइवोर्स पेपर लेकर आएगा और उसे साइन कर देना होगा। जियान होटल में रहने पहुंचती है, लेकिन रेंट बहुत अधिक होता है और वह वापस जाने लगती है। तभी वहां ल्यू आ जाती है और ताना मारते हुए कहती है कि इतनी औकात नहीं है तो महंगे होटल में आती क्यों हो। वह जियान का सामान भी फेंक देती है और कहती है कि शायद मिस्टर यान ने उसे थ्रो कर दिया है और वह इसी लायक है। मिस्टर यान के लिए उसकी कजिन शियाओ ही बेस्ट है। इसी दौरान फेंग यान को वहां बुलाकर होटल ले आता है। यान को देखते ही जियान पूछती है कि क्या वह इतने जल्दी डाइवोर्स पेपर भी ले आया है, लेकिन यान कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। वह मना करती है तो यान उसे उठा लेता है। कार में यान उसे एक पेपर देता है और कहता है कि यह नेवर डाइवोर्स एग्रीमेंट है। यान फैमिली की जितनी प्रॉपर्टी है उतनी उसकी भी है, उसे इस पर साइन कर देना है और कभी डाइवोर्स लेने के बारे में सोचने भी नहीं। जियान पूछती है कि क्या वह उससे इतना प्यार करता है, लेकिन उसकी आंटी उसे पसंद नहीं करती। यान पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह उसके लायक नहीं है। जियान कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर दोनों घर लौटते हैं, जहां ग्रैंडमा उनका इंतजार कर रही होती हैं। ग्रैंडमा को पहले ही पता चल गया था कि जियान घर छोड़कर चली गई है। घर लौटते ही वह यान को नीचे बैठकर माफी मांगने को कहती हैं और समझाती हैं कि अगली बार ऐसा कुछ मत करना जिससे उनकी बहू को घर छोड़ना पड़े। उनके अनुसार उनकी फैमिली का पहला सबक ही है कि अपनी वाइफ को प्यार देना चाहिए। जियान कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही यान बोल देता है कि गलती उसकी ही है और वह भविष्य में जियान के साथ 2 गुना अच्छा व्यवहार करेगा। वह यह कहकर वहां से निकल जाता है कि उसे थोड़ा काम है। यान अपने दोस्त ईजी के पास पहुंचता है और उसे वह वीडियो दिखाता है जिसमें ल्यू जियान को बुली कर रही थी। वह पूछता है कि कहीं ल्यू उसकी न्यू लवर तो नहीं। ईजी साफ करता है कि उसका उससे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वह यान की मदद जरूर करेगा। वह यान को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे यान ये कहकर मना कर देता है कि उसकी वाइफ डिनर का इंतजार कर रही होगी। अगले सीन में जियान ऑफिस से बाहर निकलकर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही टैक्सी आती है, उसका भाई फिर से आ जाता है और 1 मिलियन मांगने लगता है। जियान कहती है कि उसके पास जो था वह दे चुकी है और इसके अलावा कुछ नहीं बचा, लेकिन रू लॉन्ग उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि वह उसे हर दिन लग्जरी कारों में घूमते देखता है। जियान उसे साफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वह चली जाती है। इस बार रू लॉन्ग सोचता है कि अब सीधा उसके अमीर पति के पास जाना ही सही होगा। वह यान की कंपनी पहुंच जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वह सीईओ की वाइफ का भाई है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। उधर फेंग यान को जियान के बर्थ से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता है। जिस हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ था वह अब बंद हो चुका है, इसलिए इन्वेस्टिगेट करना कठिन है। लेकिन एक अजीब बात सामने आती है, उसी हॉस्पिटल में शाओ फैमिली की बेटी का भी जन्म हुआ था। फेंग पूछता है कि यान अचानक इतनी गहराई से इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है, क्या वह कुछ शक कर रहा है। यान बताता है कि रू लॉन्ग और जियान को देखकर उसे दोनों में कोई समानता दिखाई नहीं देती, फिर भी वह उसे सिस्टर कहता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर बताता है कि बाहर कोई उससे मिलना चाहता है, अपनी वाइफ का भाई। यान उसे अंदर बुलाने को कहता है। रू लॉन्ग अंदर आता है और पहले ही पल में यान को पोर ड्राइवर बोल देता है। फेंक तुरंत उसे लात मारकर रोकता है और बताता है कि वह कंपनी के सीईओ के सामने खड़ा है। यह सुनकर रू लॉन्ग की हालत बदल जाती है और वह माफी मांगने लगता है। यान शांत स्वर में कहता है कि वह उसे 10 मिलियन देगा, लेकिन उससे पहले सच्चाई जानना चाहता है, किसने उसे जियान को परेशान करने और पैसे मांगने का इंस्ट्रक्शन दिया। रू लॉन्ग डरकर सब सच बता देता है। जियांग मिंगशू और उसकी नई गर्लफ्रेंड जाओ ने उसे उकसाया था। यान फेंग से उसे पैसे देने को कहता है। अगले सीन में जियान सूप बनाकर ला रही होती है, तभी यान की माँ आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उसे घर वापस न आने की चेतावनी दी थी, फिर वह यहाँ क्यों है। वह सूप का बाउल उसके हाथ से गिरा देती हैं और गर्म सूप गिरने से जियान का हाथ जल जाता है।
आवाज सुनकर यान तुरंत आता है और डॉक्टर बुलाने को कहता है। मॉम नाराज होकर कहती हैं कि इतनी सी चोट के लिए डॉक्टर बुलाना हंगामा है। यान जियान को लेकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसकी पट्टी कर देता है। जब मॉम उन्हें एक दूसरे के साथ करीब देखती हैं तो वह भड़क जाती हैं और आरोप लगाती हैं कि जियान ने उसका बैंक कार्ड चोरी किया था जिसमें 200 मिलियन थे। वह कहती हैं कि ऐसी लोभी लड़की उनके घर की बहू बनने की हकदार नहीं है। यान तुरंत कहता है कि वे पैसे उसने खुद दिए थे और वह अपनी जिंदगी में उससे ही शादी करेगा। मॉम कहती हैं कि चाहे मर भी जाएं, वे उसे बहू नहीं मानेंगी और आज उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। यान कहता है कि वह चुनाव नहीं करेगा क्योंकि अभी जियान मुश्किल में है और उसे उसका साथ देना होगा। तभी ग्रैंडमा वहाँ आती हैं और यान की माँ को डांटती हैं। वह कहती हैं कि पहले तो वह यान पर शादी का दबाव डालती थीं और अब जब उसने शादी कर ली है तो उसकी पत्नी में कमी निकाल रही हैं। माँ कहती हैं कि वे देश की सबसे रिच फैमिली हैं और जियान गांव की एक गरीब लड़की है। इसका यान से क्या मैचिंग? ग्रैंडमा साफ कहती हैं कि उन्होंने ही उसे बहू के रूप में चुना है। क्या अब भी वह उनसे सवाल करेंगी? यह सुनकर मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। ग्रैंडमा जियान और यान को एक इनविटेशन कार्ड देती हैं और कहती हैं कि शाओ फैमिली की बेटी का बर्थडे है और वे दोनों वहाँ जाएं और मजे करें। अगले सीन में पार्टी दिखती है जहाँ जियान अकेली घूम रही होती है। एक लड़का उसे वेटर समझकर ड्रिंक लाने को कहता है और जियान विनम्रता से उसे ड्रिंक दे देती है, लेकिन वह लड़का उसे परेशान करने लगता है। तभी जियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है। जियान को समझ नहीं आता कि अचानक जियांग ऐसा क्यों कर रहा है। असल में यह सब जियांग को शाओ ने ही करने को कहा था ताकि सबके सामने जियान को उसकी गर्लफ्रेंड बताकर एक्सपोज कर दे और यान उसे भुला दे। सीन बदलता है और जियांग यान का हाथ पकड़कर कहता है कि उसे पहले की सारी बातों के लिए माफ कर दे और वह जियान के साथ फिर से रिलेशन चाहता है। वह जियान को पुराने दिनों की बातें याद दिलाता है, जब वह उसके लिए खाना बनाती थी और जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने खून बेचकर उसकी मदद की थी। जियान उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ यान भी पहुँच जाता है। लोग दोनों को देखकर बातें बनाने लगते हैं कि जियान कितनी बुरी लड़की है, लेकिन फिर भी मिस्टर यान उसका साथ क्यों दे रहे हैं। जियांग इसी मौके का फायदा उठाकर कहता है कि मिस्टर यान उसकी गर्लफ्रेंड को उससे छीन नहीं सकते। लोग भी सवाल करने लगते हैं कि यान इस लड़की के साथ क्यों है। जियान समझ जाती है कि यह सब जानबूझकर सेट किया गया है। वह सोचती है कि आज देश की सबसे रिच फैमिलीज आई हुई हैं, इसलिए उसे यान की इज्जत बचानी है। वह सबके सामने कहती है कि उसका मिस्टर यान से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ उसकी एम्प्लॉय है। तभी यान की मॉम आ जाती हैं और कहती हैं कि जियान ने आखिरकार अपनी पहचान मान ली। वह कहती हैं कि यह बचकानी लड़की कभी भी यान की पत्नी नहीं हो सकती। यान बोलने लगता है, लेकिन जियान उसे रोक देती है और कहती है कि उन्हें बोलने दो, वह सह लेगी। तभी शाओ उनके पास आती है और बताती है कि वह शाओ फैमिली की बेटी है और आज उसका ही बर्थडे है। मॉम शियाओ को देखकर खुश हो जाती हैं और मुस्कुराते हुए पूछती हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? शियाओ जियांग की तरफ देखकर ना बोलती है। मॉम तुरंत कहती हैं, तुम जैसी प्यारी और सुंदर लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं इसके बारे में तुम्हारे पेरेंट्स से जरूर बात करूंगी। कुछ देर बाद शियाओ अकेली जा रही होती है कि जियांग उसे रोक लेता है। वह गुस्से में पूछता है, तुमने बाहर क्यों कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या मैं बस तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था? काम निकलने पर मुझे फेंक दिया? शियाओ ठंडे लहजे में कहती है, तुम कर ही क्या सकते हो? हम 1 साल से साथ हैं और तुम बस एक लूजर हो, बस। वह जियांग को झटका देकर चली जाती है। उधर जियान यान से कहती है कि वह थक चुकी है और रेस्ट करना चाहती है। यह सुनकर यान उसे सबके सामने अपनी बाहों में उठा लेता है। यह देखकर मॉम गुस्सा होकर पास आती हैं और कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? यान शांत होकर बताता है, जियान थक गई है। मॉम चिढ़कर कहती हैं, जियान फिर से तुम? जियान कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यान मुझे नीचे नहीं उतार रहा। मॉम उसे नीचे रखने को कहती रहती हैं, लेकिन यान बिना सुने उसे लेकर बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचते ही शियाओ मॉम को लेकर आ जाती है और यान को रोककर पूछती है, आखिर जियान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम उसके लिए मुझे क्यों छोड़ रहे हो? यान जवाब देता है, तुम्हें लगता है दुनिया के सारे लड़के तुम पर मरते हैं जो तुम्हारी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दें? यह सब बातें जियांग दूर से सुन रहा था। शियाओ द्वारा अपमानित किए जाने का गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। वह कार को तेजी से चलाते हुए
उनकी ओर बढ़ता है। टक्कर होने ही वाली होती है कि शियाओ उन्हें धकेलकर सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट का काफी ब्लड गिर गया है, हमें तुरंत टाइप ए ब्लड चाहिए। मिस्टर शियाओ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरा टाइप बी है और मेरी पत्नी का ओ, फिर इसका ए कैसे। डॉक्टर रिपोर्ट दिखाते हैं। यान तुरंत फेंग को ब्लड लाने भेज देता है। कुछ समय बाद शियाओ खतरे से बाहर होती है। मिस्टर शियाओ यान का धन्यवाद करते हैं। तभी उनकी पत्नी को चक्कर आता है और जियान उन्हें संभाल लेती है। वह जियान को देखकर अचानक अपनापन महसूस करती हैं। जियान कहती है मैं यान के साथ हूँ। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आते ही मिस्टर शियाओ अपनी पत्नी से पूछते हैं तुम्हें अचानक क्या हो गया था। वह कहती हैं मुझे नहीं पता, पर वह मुझे अपनी सी लग रही थी। याद है जब हम प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे और अचानक मेरा लेबर पेन शुरू हो गया था। मैंने पास ही एक छोटे हॉस्पिटल में बच्ची को जन्म दिया था। मुझे लगता है शायद उसी दिन गलत बच्चा उठा लिया गया था। हमारी असली बेटी कहाँ है। मिस्टर शियाओ कहते हैं हाँ, शायद उसे किसी अच्छे परिवार ने अपना लिया होगा, लेकिन शियाओ इतने सालों से हमारे साथ है। भले ही कोई ब्लड रिलेशन न हो, वह हमेशा हमारी बेटी रहेगी और अभी के लिए इसे एक सीक्रेट रहना चाहिए। अगले सीन में यान जियान को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देता है। जियान खुश होकर उसे गले लगती है। फेंग उन्हें आते देख तुरंत वहाँ से हट जाता है। यान जियान को किस कर लेता है। उधर रू लॉन्ग और उसके डैड शियाओ के पास आते हैं और उसे सिस्टर कहकर बुलाते हैं। उन्हें असली सच पता चल चुका था। डैड बताते हैं उस दिन हॉस्पिटल में मैंने ही तुम्हें रिच फैमिली की बेटी से बदल दिया था, फीस बचाने और बाद में फायदा उठाने के लिए। शियाओ हक्की बक्की रह जाती है, उन पर चिल्लाती है और वह दोनों भाग जाते हैं। कुछ देर बाद यान और जियान वहाँ आते हैं। शियाओ जियान को पानी देती है और अपने किए पर माफी मांगती है। जियान भी उसे माफ कर देती है और पानी पी लेती है। तभी यान बताता है कि जिस कार ने उन्हें ठोका था वह जियांग ही था। शियाओ चौंक जाती है। जियान कहती है जियांग डरपोक है, मगर तुम्हारे साथ रहकर वह इतना बदल गया कि तुम्हारी जान लेने पर उतर आया। जियान और यान वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ गिलास की तरफ देखती है जिसमें से जियान ने पानी पिया था। वह उस गिलास से डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करती है। रिपोर्ट आने पर वह दंग रह जाती है। जियान का डीएनए उसके पिता से मैच कर जाता है। वह डॉक्टर को चुप रहने के लिए कह देती है। वहीं दूसरी तरफ यान और जियान करीब आ रहे होते हैं कि फेंग आकर बताता है कि मीडिया वाले आ गए हैं। दरअसल यान ने ही उन्हें बुलाया था ताकि वह जियान के साथ अपने रिश्ते को खुलकर अनाउंस कर सके। इस बीच शियाओ के माता पिता उससे मिलने आते हैं। तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि यान और जियान एक दूसरे से प्यार करते हैं। शियाओ गुस्से से पागल हो जाती है। मिस्टर शियाओ उसे समझाते हैं मिस्टर यान ने हमारी कंपनी में 10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, हमें उनकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। हम तुम्हारे लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। लेकिन शियाओ मानने से इनकार कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। वह गुस्से में यान की मॉम के पास पहुँचती है और कहती है आप मेरी शादी अपने बेटे से करवाने वाली थीं, तो ये सब क्या है। मॉम बताती हैं यान और जियान पहले से 3 महीने से शादीशुदा हैं। यह सुनकर शियाओ उनका गला पकड़ लेती है और उन्हें जमीन पर गिरा देती है। वह चाकू निकालकर धमकाती है आपको मेरी शादी अपने बेटे से करवानी ही होगी। फिर वह जियान को कॉल करती है और कहती है अगर तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंची तो तुम्हारी सास की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। यह सुनते ही जियान दौड़ते हुए घर की तरफ निकल जाती है। मॉम कहती हैं वह नहीं आएगी, बुलाना है तो मेरे बेटे को बुलाओ। लेकिन जियान पहुंच जाती है और पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। शियाओ कहती है घुटनों के बल बैठो और प्रॉमिस करो कि यान से डाइवोर्स ले लोगी। जियान बिना सोचे झुक जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। यह देखकर मॉम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहती हैं मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई। अब समझ आया कि यान तुम्हें क्यों पसंद करता है। मैंने पहले जो कहा उसके लिए माफ कर दो। शियाओ जियान को अपने पास बुलाने का इशारा करती है। जियान पास आती ही है कि शियाओ उसे पकड़ लेती है और कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें खत्म करके ही यकीन करूंगी। वह जियान को धक्का देने ही वाली होती है कि वहाँ यान पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। शियाओ फेंग को चोट मारकर भाग जाती है। फेंग उसे पकड़ने जाता है लेकिन यान उसे रोकता है। पहले इन्हें सुरक्षित करते हैं। कुछ देर बाद यान जियान के पास बैठा उसका हाथ पकड़कर
कहता है कि उसने उसकी माँ की जान बचाई, इसके लिए वह आभारी है। तभी मॉम भी वहाँ आ जाती हैं। जियान उन्हें आंटी कहती है, लेकिन मॉम रोकते हुए कहती हैं, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अब मॉम भी उसे पसंद करने लगी थी। वह उसके लिए सूप बनाकर लाती हैं और उसे देती हैं। उधर शियाओ के मॉम डैड अपनी असली खोई हुई बेटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। शियाओ यह सब सुन लेती है। वहीं पास ही जियान की डीएनए रिपोर्ट पड़ी होती है। मॉम जैसे ही उठाती हैं, शियाओ झटके से उसे छीनकर कहती है, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, मैं इसे यहाँ भूल गई थी। मॉम उसे बताती हैं, जिसने तुम्हें कार से हिट किया था उसे 3 साल की सजा हो गई है। यह सुनकर शियाओ मन ही मन सोचती है कि अगर इन्हें पता चल गया कि असली बेटी जियान है तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वह एक प्लान बनाती है। सबसे पहले वह जियांग को जेल से बाहर निकलवाती है। जियांग हैरान होकर कहता है, पहले तो तुम मुझे जेल भेजती हो, फिर बाहर निकालती हो, आखिर चाहती क्या हो? मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार काम कर रहा हूँ। शियाओ उसे अपने मॉम डैड को किडनैप करने का आदेश देती है। अगले सीन में जियांग उन्हें किडनैप कर लेता है और जैसे ही उनकी आंखों की पट्टी हटाई जाती है, वे शियाओ को किडनैपर के रूप में देखकर चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? शियाओ ठंडे स्वर में जवाब देती है, आपको पता चल गया है कि मैं असली बेटी नहीं हूँ, फिर भी आप लोग मेरा पेरेंट्स बनने का दिखावा कर रहे हो। डैड कहते हैं, हमें पता है कि तुम हमारी असली बेटी नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें कभी छोड़ने का फैसला नहीं किया। हम तुम्हें अपनी असली बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। शियाओ उन्हें झूठा बताते हुए कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको आपकी असली बेटी अब भी मिली नहीं है। उधर फेंग यान को खबर देता है कि मिस्टर श्याओ और उनकी वाइफ किडनैप हो चुके हैं। यान तुरंत कार निकालने को कहता है और वहां पहुंच जाता है। इधर शियाओ की मॉम उससे विनती करती हैं, मरने से पहले यह जानना चाहती हूँ हमारी असली बेटी कौन है। लेकिन शियाओ सच्चाई नहीं बताती और जियांग को उन्हें मार देने का आदेश देती है। जियांग उनका गला दबाने ही लगता है, तभी यान वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। इस अफरा तफरी में शियाओ अपना हाथ छुड़ाती है और जियान के पेट पर जोर से लात मार देती है। जियान के पेट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में सभी हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर बताते हैं जियान 2 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मिस्टर जियाओ यान को कांग्रेचुलेट करते हैं। यान भी मुस्कुराकर उन्हें कांग्रेचुलेट करता है और सच बताता है, जियान आपकी असली बेटी है। यह सुनकर दोनों की आंखों में खुशी छलक उठती है। फिर 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यान की पूरी फैमिली घूम रही होती है। तभी मिस्टर और मिसेज शियाओ भी वहाँ आ जाते हैं। वे जियान के लिए गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। मिस्टर शियाओ जियान से कहते हैं, शियाओ ग्रुप के सारे शेयर्स मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। मॉम अभी भी शियाओ को याद कर रही होती हैं, तो यान उन्हें आश्वासन देता है, चिंता मत कीजिए, मैंने कह दिया है कि शियाओ के साथ अच्छे से डील करे। आखिरकार जियान की डिलीवरी का वक्त आ जाता है और उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। इसी के साथ यह ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।